तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आपका अगला सवाल है। आ, अब आपका जो टॉपिक चल रहा है वो थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, वो संसद से है, यानी इंडियन पार्लियामेंट। जो भी सवाल है वो इसी टॉपिक से रिलेटेड है। आपसे पहला सवाल पूछा गया है, भारतीय संसदीय समूह की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मित्रों, अगर इसकी स्थापना का साल पूछा जा रहा है तो ये, लेकिन इसका जो फैक्ट है वो आपको थोड़ा सा बता दें। एक्चुअली जो संसदीय समूह अपने यहां बनाया गया था, इसकी स्थापना संविधान सभा ने की थी। फैक्ट आप नोट कर सकते हैं, इसकी स्थापना की थी संविधान सभा ने। और इसके लिए जो प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था, संविधान सभा ने जो प्रस्ताव यानी जो प्रपोजल उसने स्वीकार किया था, एक्सेप्ट किया था, उसकी डेट है 16 अगस्त 1948। इसका मतलब क्या हुआ? संविधान सभा ने संसदीय समूह की स्थापना से संबंधित जो प्रस्ताव था उसको स्वीकृति दी थी 16 अगस्त 1948 को, और इसको स्टैब्लिश किया गया था 1949 को, 1949 को। अब संसदीय समूह है क्या? तो ये ध्यान में रखें मित्रों कि संसदीय समूह में जो संसद के जो वर्तमान सदस्य हैं वो, और जो उसके भूतपूर्व सदस्य होते हैं, वो सब के सब इसकी सदस्यता ले सकते हैं। अब चलते हैं अगले सवाल पे। आपका अगला सवाल है, संसद शब्द को संदर्भित करता है राज्यसभा, राज्य विधायिका, लोकसभा, राष्ट्रीय विधायिका। अब मित्रों, आपको थोड़ा सा फैक्ट यहाँ पे बता दें। इसका एग्जैक्ट अगर आंसर लेना है तो इसका एग्जैक्ट आंसर है राष्ट्रीय विधायिका, यानी नेशनल लेजिस्लेचर। ये आप मित्रों थोड़ा जानते चलें कि जो विधायिका है, लेजिस्लेचर है, विधायिका यानी वो संस्था जो कानून बनाती है, लेजिस्लेशन करती है, पॉलिसी मेकिंग करती है, या यूं कह लें सरल भाषा में कानून बनाती है, या पे कह लें विधि निर्माण करती है। तो जो विधायिका है वो कानून बनाएगी, तो एक चीज है कि जो राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाएगी यानी नेशनल लेवल पर, एक वो जो राज्य स्तर पे कानून बनाएगी यानी स्टेट लेवल पर। जो राष्ट्रीय स्तर पे कानून बनाती है उसी को हम लोग संसद कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं। जो राज्य स्तर पे कानून बनाते हैं उनको हम लोग राज्य विधान मंडल यानी स्टेट लेजिस्लेचर कहते हैं। राज्य विधान मंडल। जो पार्लियामेंट कानून बनाती है उसके द्वारा बनाया गया कोई भी कानून हमारे यहाँ पूरे देश में लागू किया जाता है। केवल कुछ अपवाद स्वरूप या एक्सेप्शनल कंडीशन अगर हो जाए तो बात दूसरी है, नहीं तो संसद के द्वारा बनाया गया कानून पूरे देश के ऊपर लागू होगा। इसीलिए ये लिख दिया गया है कि यह राष्ट्रीय विधायिका है। तो राष्ट्रीय विधायिका से मतलब क्या है? हमारी पार्लियामेंट से, संसद से। लेकिन जो राज्य विधानमंडल है यानी जो स्टेट लेजिस्लेचर है, ये जो कानून बनाता है, ये कानून केवल वही लागू होता है जिस राज्य सरकार ने या जिस राज्य विधानमंडल ने उसको बनाया है। अब चलते हैं हम लोग आगे। फिलहाल चलें, एक चीज और आपको बता दें कि जब आप संसद की बात करेंगे तो संसद में भारत का राष्ट्रपति शामिल होगा, संसद में राज्यसभा शामिल होगी जो उच्च सदन है, संसद में लोकसभा शामिल होगी जो निम्न सदन। इसका मतलब क्या हुआ? संसद के 3 अंग होते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से अगर राज्यों में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कौन कौन आ जाएगा? राज्य का राज्यपाल यानी गवर्नर आ जाएगा। वहां पे जो उच्च सदन होता है उसको आप कहते हैं राज्य विधान परिषद, राज्य विधान परिषद, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। और जो निम्न सदन होता है उसको कहा जाता है राज्य विधानसभा यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य विधानसभा। इतना आपको बताते चले। जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उन्हीं को हम लोग MLA कहते हैं यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं उनको हम लोग MLC कहते हैं यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेकिन जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं इनको हम लोग केवल एक साथ दोनों लोगों को सांसद कहते हैं। सांसद अंग्रेजी में आप इनको क्या बोलेंगे? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी MP। तो आपका सही आंसर हो गया राष्ट्रीय विधायिका। चलते हैं अगले सवाल पे। पूछा गया, किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संबंध में निर्णय कौन लेता है? संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन लेता है? इसका जवाब होगा राष्ट्रपति। अब एक दो फैक्ट आपको बताते चले, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सवाल बड़ा दिलचस्प है। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि संसद के सदस्य की अयोग्यता के विषय में निर्णय अध्यक्ष लेता है। मित्रों, ये ध्यान में रखें, जब कभी भी अयोग्यता पर प्रश्न कब पूछा गया हो? जब दल बदल से संबंधित प्रश्न हो तो।
दल बदल से संबंधित अगर प्रश्न आया है और वहां पर अयोग्यता की बात आ रही है, तो ऐसी स्थिति में निर्णय कौन लेगा? स्पीकर लेगा, यानी लोकसभा अध्यक्ष लेगा। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ जिसको आप बोलते हैं, आप इसको जानते हैं कि संविधान की 10वीं अनुसूची में एक टॉपिक है जिसको आप लोग कहते हैं दल बदल निरोधक अधिनियम, यानी एंटी डिफेक्शन लॉ। जब राजीव जी भारत के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे तो उस जमाने में संविधान में 52वां संशोधन किया गया था, और यह संशोधन किया गया था 1985 में। और इसी संशोधन के द्वारा 52वां संविधान संशोधन अधिनियम यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा राजीव जी के दौर में, जब राजीव जी भारत के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, तो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, और 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। मतलब क्या हुआ, आप चुनाव जीतने के बाद एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। तो अगर मान लें यहां से संबंधित अयोग्यता का निर्णय है, तब ये ध्यान में रखें कि वो निर्णय स्पीकर लेता है। लेकिन यहां प्रश्न थोड़ा दूसरा हटके पूछा गया है। यहां का प्रश्न है संसद के सदस्य की अयोग्यता। अब आप जरा ये समझे, देखें, ये होता है जैसे मान ले निर्वाचन कराया गया, इलेक्शन कराया गया, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, थोड़ा नोट कर सकते हैं आप। अगर मान ले जैसे चुनाव कराया जा रहा है, निर्वाचन हो गया है, कोई किसी आदमी ने संसद का चुनाव लड़ा, यानी उसने लोकसभा या राज्यसभा का चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ने के बाद क्या होगा, वो सदन की सदस्यता की शपथ लेगा। जब वो सदन की सदस्यता की शपथ लेगा और उसके शपथ लेने के बाद अगर मान ली कोई विवाद पैदा हो गया है, तो हमेशा ध्यान में रखें कि अगर कोई सांसद चुनाव लड़ रहा है, सांसद से मतलब क्या हुआ, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से, अगर वो इसका चुनाव लड़ रहा है और चुनाव संबंधी परिणाम घोषित हो गया है, परिणाम घोषित होने के बाद वो आदमी सदन की सदस्यता की शपथ ले चुका है, और शपथ लेने के बाद अगर कोई विवाद पैदा हो रहा है, तो सांसद के ऊपर निर्णय लेने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को दिया गया है। वही प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है। अब चलते हैं आगे, लेकिन ये ध्यान में रखें, अगर इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे प्रश्न पूछा गया है निर्वाचन से, इलेक्शन से। अगर यहां पे प्रश्न पूछा जा रहा है निर्वाचन संबंधी विवाद पे, सांसद के ऊपर कौन निर्णय लेगा, तो आपका जवाब होगा राष्ट्रपति से। लेकिन अगर मान ले अगर आपसे ये पूछ लिया गया होता कि वो दल बदल से संबंधित कोई निर्णय है, तो वहां पर जो निर्णय लेगा तो वो भारत का राष्ट्रपति नहीं, अध्यक्ष लेगा। तो इस प्रश्न में आपका जो सही जवाब होगा वो प्रेसिडेंट होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। भारत की संसद यानी पार्लियामेंट मुख्यतः किस मॉडल पर आधारित है? किस मॉडल पर आधारित है हमारी संसद? तो उसका सीधा सा जवाब है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के आधार पे है। जो हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है मित्रों, वो पार्लियामेंट्री सिस्टम ही हम लोगों ने ब्रिटेन से लिया है। ठीक है, अब जैसे ब्रिटेन में आप देखते हैं तो वहां पे क्या रखा जाता है कि जैसे वहां पे भी क्वीन है यानी महारानी जिनको बोलते हैं, जो महाराजा हैं, ताज जिसको बोला जाता है कई बार। फिर वहां पे भी उच्च सदन है यानी अपर हाउस है, और वहां पे भी निम्न सदन है यानी लोअर हाउस है। ठीक है, अगर आप वहां पे देखते हैं तो वहां पे उच्च सदन के रूप में कौन काम कर रहा है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। आप ये कह सकते हैं कि एक तरीके से जैसे भारत की राज्यसभा है, और वहां पे जो निम्न सदन है वहां के निम्न सदन को कहा जाता है हाउस ऑफ कॉमन्स। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि ब्रिटेन में भी इस तरीके की व्यवस्था लागू है। अपने यहाँ क्या है, अपने यहाँ महारानी नहीं है, अपने यहाँ राष्ट्रपति बैठा दिया गया है यानी हमारे यहाँ प्रेसिडेंट होगा, प्रेसिडेंट के बाद क्या होगा, राज्यसभा होगी, और जो उच्च सदन है, और इसके बाद कौन है, लोकसभा है यानी जो निम्न सदन है। बस फर्क इतना है कि ब्रिटेन में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, भारत में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है। बस फर्क इतना है कि भारत में पार्लियामेंट में जो सबसे टॉप पे रखा गया है वो भारत का राष्ट्रपति है, और ये निर्वाचित है, इलेक्टेड है। इसीलिए भारत क्या है, एक गणतंत्र है, एक रिपब्लिक कंट्री है। लेकिन गणतंत्र का मतलब क्या हुआ, कोई भी ऐसा देश जिसका सर्वोच्च संवैधानिक पद यानी जो वहां का राष्ट्रपति है, अगर वो निर्वाचित है या इलेक्टेड है, वो चाहे जनता के द्वारा प्रत्यक्ष हो या चाहे अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हो, यानी डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली, तो ऐसे देशों को हम रिपब्लिक कंट्री यानी गणतंत्र कहते हैं। लेकिन ब्रिटेन में महारानी का पद क्या है, आनुवंशिक है। इसीलिए ब्रिटेन लोकतांत्रिक देश होने के बावजूद वो रिपब्लिक कंट्री नहीं है। चले आगे, संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? संसद के किस सदस्य को? इसका सीधा जवाब बच्चों यह है, मंत्री के अलावा प्रत्येक सांसद को। जैसे आप कई बार पढ़ते हैं, आप इसको इस तरीके से समझें,
जो मंत्रिमंडल के जो सदस्य, मंत्रिमंडल नहीं बल्कि आप कहें जो मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं, उन्हीं को सरकारी सदस्य कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा मंत्री के अलावा प्रत्येक सांसद को। हाँ सही है, गैर सरकारी सदस्य। अब चलते हैं आगे। पूछा गया संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान यानी एंड ऑफ सेशन कौन करता है? देखें, एक लिखा गया होगा, एक कौन सदन को समाप्त, वो सत्रावसान करता है, तो ये काम करेगा भारत का राष्ट्रपति। अब यह है क्या, थोड़ा सा जान ले। देखें मित्रों, होता यह है कि संसद के यानी हमारी पार्लियामेंट के कुल मिला के 3 सत्र चलते हैं, सेशन बुलाए जाते हैं। ठीक है, इन्हीं सेशन को हम लोग क्या कहते हैं, बीएमडब्ल्यू। बीएमडब्ल्यू से मतलब, बी से मतलब बजट सेशन यानी बजट सत्र, एम से मतलब मानसून सेशन, डब्ल्यू से मतलब विंटर सेशन यानी आपका एक बजट सत्र हो गया, आपका एक मानसून सत्र हो गया, और आपका एक हो गया शीतकालीन सत्र। ठीक है, ये जो तीनों सत्र बुलाए जा रहे हैं, इन सत्रों को शुरू करने की जब बात आती है, यानी जब बजट सत्र कब शुरू होगा, तो सदन जब कभी भी सत्र बुलाया जाता है तो उसको बोला जाता है सत्र को आहूत करना। सत्र को आहूत करना यानी कॉल ऑफ सेशन। जैसे हमारे आपके यहाँ जब कोई पूजा पाठ होता है तो जब पंडित जी हम लोगों के घर में आते हैं तो कहते हैं कि देवी देवताओं का आह्वान किया जा रहा है, उसी आह्वान से आहूत बना है। मतलब क्या हुआ, सत्र को आहूत करना यानी सत्र को बुलाना, कॉल ऑफ सेशन एक। अब अगर मान ले सत्र बुलाया गया है, सेशन बुलाया गया है, तो सत्र को समाप्त भी किया जाएगा, तो उसको क्या बोला जाएगा, सत्रावसान यानी एंड ऑफ सेशन यानी सत्र को समाप्त कर देना। तीसरा एक और, जो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है यानी जिसको आप कहते हैं ज्वाइंट सेशन, तो ज्वाइंट सेशन को बुलाने का काम प्रेसिडेंट करता है, यानी संयुक्त अधिवेशन को बुलाना, कॉल ऑफ ज्वाइंट सेशन या ज्वाइंट मीटिंग, संयुक्त सत्र को बुलाना। ये ध्यान रखें मित्रों, ये तीनों काम यानी सत्र को बुलाने का काम, सत्र को समाप्त करने का काम और संयुक्त सत्र को बुलाने का काम, ये तीनों काम अगर राष्ट्र की बात हो रही पूरे देश की यानी संसद के लिए, तो भारत का राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, लेकिन जब हाँ चलिए फिलहाल इतना जाने कि इसका मतलब क्या हुआ कि सत्रावसान का काम कौन करेगा, भारत का प्रेसिडेंट। सत्रावसान का मतलब क्या हुआ, जो सत्र बुलाया जा चुका है, ये जो तीनों सत्रों का आपने नाम लिखा है, ये जो सत्र एक बार बुलाए जाएंगे तो सत्र अगर बुलाया जाएगा तो सत्र को समाप्त भी किया जाएगा। अब रही बात है, अगर आप ये सोच रहे हो कि सत्र किसको कहते हैं तो सत्र का मतलब होता है कि यह वह समयावधि है जब सदन के जो सदस्य होते हैं वो संसद में भौतिक रूप से यानी कह लें फिजिकली प्रेजेंट होते हैं, या यूं कह लें भौतिक रूप से उपस्थित होते हैं और उपस्थित होकर वहां पे मतदान करते हैं। इसी अवधि को सत्र का चलना कहा जाता है। जब सत्र चलता है तभी संसद में या राज्य विधानमंडलों में कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाती है या कानून बनाने की प्रक्रिया चलती है। अगले सवाल पे चलते हैं। भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन, भारत की संसद का उद्घाटन कब किया गया था? तो अगर आप भारत की संसद का उद्घाटन देखेंगे तो बच्चों उसका सवाल का जवाब है 1927। अब चलते हैं हम लोग उसके आगे। पूछा गया अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? अस्थायी संसद ये भारत में कब तक अस्तित्व में रही? तो आपका इसका जवाब होगा 17 अप्रैल 1952। चलें इसका थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा डिटेल ले लेते हैं। देखें मित्रों, ये हुआ था कि जब अपने यहाँ जब संसद बनी, जब संविधान सभा बनाई गई थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो संविधान सभा ने काम तो कई किए थे, लेकिन इसके 2 काम सबसे महत्वपूर्ण थे। एक, संविधान का निर्माण करना, संविधान बनाना, और दूसरा जो बाकी समय होता था उसमें ये कार्यपालिका के रूप में काम करती थी, एग्जीक्यूटिव के रूप में काम करती थी। ठीक है, वही सवाल आप यहां से पूछा जा रहा है। और हमने आपको शायद एक बार ये बताया था कि संविधान निर्माण का जो काम है, ये वाला जो काम था, ये कब पूरा हो गया था? तो आप उसकी डेट जानते हैं कि 26 नवंबर 1949। इसी डेट में हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान यानी यूं कह लें पूरा संविधान लागू कर दिया गया था।
तो इसका जो एग्जैक्ट डेट है कि वो अस्थायी संसद कब तक अस्तित्व में रही, तो 17 अप्रैल 1952 है। अब चलते हैं आगे। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद यानी हंग पार्लियामेंट पहली बार कब बनी थी? बच्चों इसका जवाब है 1989। अब इसका थोड़ा सा आपको आंसर देते चले। देखिए मित्रों, होता यह है, त्रिशंकु संसद का मतलब हुआ जहां पर यानी जब लोकसभा का या राज्यसभा विधानसभाओं का जब चुनाव परिणाम घोषित हो जाए, तो चुनाव परिणाम घोषित हो जाने के बाद जिस राजनीतिक दल को या जिस गठबंधन को सबसे ज्यादा सीट मिलती है, उसी सीट को सरकार बनाने का अवसर भारत का राष्ट्रपति या राज्यपाल देता है। अब आपको देखना यह पड़ता है कि आपके यहां जितनी सीटों पर चुनाव हुआ है, उन सारी सीटों पे जितनी सीट है उसके आधे से एक ज्यादा। जैसे हम आपको एक उदाहरण देते हैं, जैसे ताजा उदाहरण याद करें, जैसे 2024 में अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, देखा आप लोगों ने कितनी सीटों पर चुनाव हुआ था? तो 543 सीटों पर हुआ था। 543 सीटें कुल हैं जिनके ऊपर चुनाव हुआ। आपको देखना यह है कि 543 का 50% प्लस 1 कितना होगा? तो इसका सीधा जवाब क्या होता है? 272। क्लियर? अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 272 सीटें हैं, ये 272 सीटों जब चुनाव परिणाम घोषित हो, तो किसी एक पार्टी को, सिंगल पार्टी को या फिर किसी एक गठबंधन को अगर इससे कम सीट मिल रही है, यानी 272 सीट नहीं मिल रही है, और वहां पे कई राजनीतिक दल समर्थन देके वहां पे ये बहुमत सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, तो उसी को त्रिशंकु संसद कहा जाता है। और ये अवसर भारत में आया था 1989 में। अब आप सोच रहे होंगे कि 1989 में ऐसा क्या हुआ, तो आपको इतना बता दें, याद करें, अपने यहां 31 अक्टूबर 1984 को श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी जाती है। इसके बाद क्या होता है कि 1984 से लेकर के और 1989 तक भारत के प्राइम मिनिस्टर बनाए गए थे राजीव जी। सबसे कम उम्र के प्राइम मिनिस्टर थे राजीव जी। जब राजीव जी प्राइम मिनिस्टर बने तो 84 से लेकर 89 तक भारत के प्राइम मिनिस्टर रहे। फिर क्या होता है कि 1989 में जब लोकसभा का चुनाव होता है, तो उस चुनाव में कांग्रेस को इतनी सीट नहीं मिल पाती कि वो अकेले दम पे सरकार बना ले। तो यही स्थिति में क्या होता है कि यहां से आप ये समझ लें कि लगभग 1989 से लेकर के और 1991 यानी लगभग आपके लिए लगभग 2.5-3 साल होता है। इसमें भारत में लगभग पहले 3 लोग प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। पहले कौन बना? राजीव जी के बाद कौन आया? तो वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बने, विश्वनाथ प्रताप सिंह। इसके बाद कौन प्राइम मिनिस्टर बना? चंद्रशेखर सिंह प्राइम मिनिस्टर बने। चंद्रशेखर सिंह के बाद कौन बना 1991 में? तो पीबी नरसिम्हा राव जी बने। पीबी नरसिम्हा राव ये भारत के पहले दक्षिण भारतीय प्राइम मिनिस्टर थे। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि 1989 से लेकर और 1991 तक का जो दौर था, वो भारत में केंद्रीय राजनीति में बहुत ही अस्थिरता का दौर था, बहुत ही अनस्टेबिलिटी थी। वही सवाल आपसे पूछा गया है, तो उसका सवाल है 1989, और हमने आपको बताया कि प्राइम मिनिस्टर उस समय कौन बना था, तो थे वीपी सिंह। चलते हैं अगले सवाल पे। पूछा गया कि भारत की संसद के बारे में निम्न में से क्या सही, यानी किसके बारे में? संसद के बारे में। और क्या पूछा जा रहा है कि क्या सही नहीं है। अब जरा ध्यान दें, पूछा जा रहा है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से संसद बनती है, सही है। अभी आपको बताया गया लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते। देखिए ये लिखा गया है, लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते। आप इसको जानते हैं बच्चों? चलिए बाकी चेक भी कर लेते हैं। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। इसका मतलब क्या हुआ? ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है। राज्यसभा के कुछ सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा नाम निर्देशित यानी नॉमिनेट किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। ये स्टेटमेंट भी सही है। अब थोड़ा सा चैलेंज का डिटेल ले लेते हैं। हमने आपको पहले से बताया था कि संसद के 3 अंग होते हैं, जिसमें भारत का राष्ट्रपति, जो लोकसभा और राज्यसभा ये आती है। अब एक बात ये जरा ध्यान में रखें, जो लोकसभा है, तो लोकसभा में अपने यहां जो टोटल सीटें रखी गई हैं वो 545 थी। इन 543 सीटों में से 45 सीटों में से 543 सीटों पर चुनाव कराया जाता है, यानी इलेक्शन होता है। जैसे अभी 2024 में चुनाव हुआ, और 2 सीटें थी जिसको भारत का राष्ट्रपति नाम निर्देशित कर देता था, मतलब वो नॉमिनेट कर देता था। और ये दोनों लोग कौन होते थे? एंग्लो इंडियंस, यानी आप जिनको हिंदी में कहते हैं आंग्ल भारतीय।
तो जो लोग आंग भारतीय समुदाय से, कम्युनिटी से आते थे, उन्हीं दो लोगों को भारत का राष्ट्रपति क्या करता था, नॉमिनेट कर देता था। लेकिन आप जानते हैं कि अभी हाल ही में एक बिल पास किया गया है और उस संविधान संशोधन के द्वारा यह कर दिया गया कि जो एंग्लो इंडियन नॉमिनेट किए जाते थे, अब ये व्यवस्था वर्तमान में नहीं है। क्योंकि सवाल थोड़ा पुराना है तो ये ध्यान में रखें। तो इसमें जो पूछा गया था कि लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते, तो अगर उस जमाने के हिसाब से देखा जाए तो ये स्टेटमेंट आपका गलत निकल जाता है। इसका मतलब सही आंसर आपका क्या होगा, बी ऑप्शन। अब ये ध्यान में रखें कि आज की डेट में, यानी जो वर्तमान व्यवस्था है संविधान में संशोधन करने के बाद, अब भारत में लोकसभा में ना तो एंग्लो इंडियन नॉमिनेट किए जाते हैं, कितने किए जा रहे थे लोकसभा में, 2, प्रेसिडेंट करता था। इसी तरीके से राज्यों की विधानसभाओं में, असेंबली में 1 सीट वहां का राज्यपाल नॉमिनेट करता था एंग्लो इंडियन के लिए। लेकिन अब यह व्यवस्था वर्तमान में हटा दी गई है। फिलहाल आपका यहाँ पे आंसर जो अब सही होगा वो आपने लिखा है आंसर बी, मतलब ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? आपको जो सवाल दिया गया है, जो ऑप्शन दिया गया है कि अनुक्रियाशील सरकार, उत्तरदायी सरकार, संघीय सरकार, राष्ट्रपति सरकार, तो आप ये कह सकते हैं कि वो संघीय सरकार है, यानी फेडरल सिस्टम है या फेडरल गवर्नमेंट है। संघीय सरकार, तो संघ से मतलब यहां पे क्या हुआ, तो आप हम लोग क्या पढ़ते हैं, अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1 है। क्या कहा गया है, भारत राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है, ठीक है। यानी कई राज्य मिलके भारत देश का निर्माण करते हैं, उसी सेंस में कहा गया है। तो इसका आंसर रही होगा संघीय सरकार। अब चलते आगे। संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति है? यहां पे आपको जो ऑप्शन दिया गया है, ये बच्चों थोड़ा इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये वास्तव में ये 10/1 नहीं है, ये 1/10 है। आप इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, इसके लिए सो सॉरी। ये 1/10 है। तो आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है उसमें सही आंसर आपका यही होगा, यानी पहला वाला ऑप्शन। अब इसका मतलब क्या होता है जरा जाने। देखें, कोरम अंग्रेजी शब्द है, गणपूर्ति हिंदी है। कोरम का मतलब क्या होता है, ये जो सवाल पूछा गया आसान भाषा में, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे अभी आपको बताया गया कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या है 543। अब आप जरा सोचिए कि कभी संसद की बैठक बुलाई गई, तो संसद की बैठक बुलाने के लिए 543 का 1/10 निकाल दें, कितना हो गया, 54.3। इसका मतलब क्या हुआ, कम से कम 55 सांसदों का होना जरूरी है। क्लियर? तो यही 1/10 क्या है, कोरम है। ये तो किसकी बात हो गई, लोकसभा की। जैसे चले मान ले राज्यसभा चलते हैं, तो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या वर्तमान में कितनी है, तो आप क्या कहते हैं, 245। कोरम यानी राज्यसभा की बैठक बुलाने के लिए न्यूनतम कितने लोगों की जरूरत होगी, 1/10 निकाल दें। 1/10 निकाल देंगे तो 24.5 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि राज्यसभा की बैठक करानी है तो कम से कम कितने सांसद मौजूद रहने चाहिए, 25। क्लियर? तो यही जो आप 1/10 निकालते हैं, इसी को कहा जाता है वैधानिक वो कोरम या गणपूर्ति। इसका मतलब सही आंसर होगा ये 10/1 नहीं, ये 1/10 है। चलते हैं आगे। पूछा गया सांसदों के वेतन का निर्णय, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है, तो उसका जवाब है मित्रों संसद। जरूरत पड़ने पर सांसदों का वेतन बढ़ाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा आपका सांसद, सॉरी संसद। आगे पूछा गया निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पास होना जरूरी है। यानी विशेष बहुमत मतलब सदन की कुल संख्या और उपस्थित लोगों के 2/3 लोगों के द्वारा उसके पक्ष में मतदान किया जाए या विपक्ष में किया जाए। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा 14 में, ये आपका सही आंसर होगा संविधान संशोधन विधेयक। देखिए ये लिखा गया है, संसद के दोनों सदनों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना जरूरी है, तो संविधान संशोधन विधेयक है। अब चलते हैं आगे। अगला सवाल है संसद की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। संसद की संरचना के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है। राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन सीधे जनता द्वारा होता है, जनता द्वारा किया जाता है। लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्रों से प्रतिनिधियों का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा होता है।
राज्यसभा में 12 नामित सदस्य होते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित है। अब अगर आप देखें एक एक को, अभी आपसे हमने बताया था जैसे राज्यसभा में 12 सदस्य नामित किए जाते हैं, नॉमिनेशन कौन करता है? भारत का प्रेसिडेंट। ठीक है, इसका मतलब ये सही है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीट आरक्षित है, आप ये जानते हैं। तो अनुसूचित जातियों यानी शेड्यूल कास्ट के लिए 86 और शेड्यूल ट्राइब के लिए 47 सीट रिजर्व रखी गई है। इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट सही है। पूछा गया कि लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्रों से प्रतिनिधियों का चुनाव, संघ राज्य क्षेत्रों से मतलब क्या है? जिनको आप कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी। याद रखें, प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है यानी जनता उनके चुनाव में मतदान करते हैं। लेकिन जो पहला वाला ऑप्शन दिया गया है कि राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन सीधे जनता के द्वारा किया जाता है, तो इसका आंसर ये गलत है। मित्रों, राज्यसभा के जो सांसद होते हैं, राज्यसभा के जो सांसद चुन के आते हैं, उन सांसदों का चुनाव या यूं कह लें उन सांसदों का चुनाव करने के लिए राज्य के जो एमएलए होते हैं यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो विधायक होते हैं, वही विधायक मतदान करते हैं। इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन गलत है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलें आगे। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना जरूरी है? एक वर्ष में कितनी बार संसद की बैठक बुलाया जाना जरूरी है? तो उसका जवाब है कम से कम 2 बार। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि संसद के 3 सत्र चलते हैं। तो संसद के अगर 3 सत्र चलते हैं तो जो हमने बताया था जो सेशन चल रहा है संसद का, तो आपको बताया गया था कि पहला सत्र चलता है आपका बजट सेशन, फिर आप पढ़ते हैं मानसून सेशन। मानसून सेशन का एक नाम और है जिसको आप कहते हैं ग्रीष्मकालीन सत्र, ग्रीष्मकालीन सत्र। और तीसरा आप पढ़ते हैं शीतकालीन सत्र यानी जो विंटर सेशन है। 2 सेशन के बीच में यानी बजट सत्र जिस डेट में समाप्त होगा उसके 6 महीने के अंदर दूसरा सेशन शुरू हो जाना जरूरी है। मित्रों, कई बार क्या होता है कि अगर आप इस नियम को फॉलो करें तो एक साल में तीनों सेशन बुलाए जाने संभव ही नहीं होते। तो होता क्या है कि जो न्यूनतम जो बैठक बुलाई जाती है वो कम से कम 2 बार है। इसका मतलब सही आंसर होगा आपका बी। चलते हैं आगे। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता। कितने दिन? 60 दिन। देखिए मित्रों, नियम यह कहता है कि आप किसी भी सदन के अगर सदस्य हैं, वो सदन चाहे आपका लोकसभा हो या यूं आप ये कह सकते हैं वो सदन चाहे अपर हाउस हो यानी उच्च सदन हो और चाहे निम्न सदन हो यानी लोअर हाउस हो, जो सदन का चेयरमैन है, जैसे निम्न सदन के चेयरमैन को हम लोग क्या कहते हैं? स्पीकर यानी अध्यक्ष, जैसे लोकसभा अध्यक्ष, जैसे विधानसभा अध्यक्ष। लेकिन उच्च सदन के सबसे बड़े पदाधिकारी को हम लोग कहते हैं सभापति यानी चेयरपर्सन। ठीक है, अब अगर मान लें आप उच्च सदन के सदस्य हैं या निम्न सदन के सदस्य हैं, तो अगर आप बिना बताए, बिना कोई नोटिस दिए, बिना रिटन कोई नोटिस स्पीकर को दिए और चेयरमैन को दिए, अगर आप सदन की उसमें 7 दिन लगातार 60 डेज में शामिल नहीं होते हैं, तो आपकी जो सदन की सदस्यता है, सदन की जो सदस्यता है वो समाप्त मानी जाती है, यानी आपकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। अगला सवाल है, कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? बहुत ही बेहतरीन सवाल है मित्रों, कई बार ये सवाल पूछा गया है। तो ये है शून्यकाल यानी 0 आवर। थोड़ा सा आपको डिटेल दे देते हैं। देखिए मित्रों, होता ये कि जब कभी भी सदन की बैठक बुलाई जाती है, तो जब सदन की कार्यवाही चल रही होती है तो उस कार्यवाही के कुछ अपने नियम बनाए गए हैं। नियम उसमें यह है कि 11 बजे से लेकर के और 12 बजे तक, यानी सुबह 11 बजे से लेकर के और 12 बजे तक क्या चलता है आपका? उसको बोला जाता है प्रश्नकाल, क्वेश्चन आवर। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है कि 12 बजे से लेके आगे कुछ वो टाइम एक घंटा भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, उसी को हम लोग बोलते हैं शून्यकाल। ये ध्यान रखें, ये ऐसा समय है जब सदन के अंदर सदन के सदस्य सरकार से सवाल पूछते हैं और सरकार उसका जवाब देती है। वही आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें जो शून्यकाल का है यानी जो 12 से 1 के आसपास चलता है, 12 बजे से शुरू होता है, ये
भारत की देन है, ये भारत का कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब हुआ आपका सही आंसर होगा शून्यकाल। चलते आगे, पूछा गया संसद की कार्यवाही की सूची में, संसद की कार्यवाही की सूची में पहला विषय, प्रथम विषय होता है। इसका जवाब होगा आपका प्रश्नकाल। याद करें, अभी हमने आपको ठीक इसी सवाल के पीछे हमने बताया था कि जब सदन की कार्यवाही शुरू होती है, तो जब कार्यवाही शुरू होती है तो सबसे पहले आपका शुरू होता है प्रश्नकाल, और प्रश्नकाल का समय यानी क्वेश्चन आवर कहा जाता है। और प्रश्नकाल का समय आपको बताया गया सुबह 11 बजे से लेके 12 बजे तक। 12 बजे से आगे शून्यकाल शुरू होता है, 0 आवर। ये ध्यान में रखें, ये ऐसे ऐसे समय है जब जो सदन के जो सांसद होते हैं, जो सदस्य होते हैं, वो सरकार से सवाल पूछते हैं, और ये 12 बजे से शुरू होता है। आप ये कह सकते हैं कि लगभग 1 बजे तक चलता है। हालांकि शून्यकाल का बहुत एग्जैक्ट समय कि कितनी देर चलेगा इस संविधान में कहीं लिखा नहीं गया है, तो आपका सही आंसर होगा प्रश्नकाल। चलते हैं अगले सवाल पे। पूछा गया संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में से मतभेद होने की स्थिति में, संविधान संशोधन प्रस्ताव यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए कोई चीज लाया गया है और दोनों सदनों में अगर मान ली मतभेद हो गया है, तो ये ध्यान में रखें वो प्रस्ताव गिर जाएगा। संविधान संशोधन की में ये मित्रों ध्यान में रखिएगा कि इसमें संयुक्त अधिवेशन बुलाने की परंपरा नहीं है, या अपने यहां संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक सदन पास हो रहा है, जैसे मान लें संविधान संशोधन प्रस्ताव सदन में लाया गया, लोकसभा ने उसको पास कर दिया, लेकिन राज्यसभा में वो गिर गया, ठीक, या मान ले राज्यसभा ने उसको पास कर दिया और वो लोकसभा में गिर गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि संविधान में संशोधन करने का जो प्रस्ताव सदन में लाया था सरकार ने, अब वो गिर चुका है। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला है संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है, ये लिखा गया है ज्वाइंट सेशन में विधेयक पारित होता है दोनों सदनों के कुल सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा, दोनों सदनों के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत के द्वारा, दोनों सदनों के कुल उपस्थित और मतदाता, मतदाता नहीं बटा ये सही है, मतदान करने वाले सदस्यों के सामान्य बहुमत के द्वारा। ये इसका सही आंसर ही होगा। सवाल जो पूछा गया है उस पर ध्यान दें। पूछा क्या जा रहा है कि ज्वाइंट सेशन बुलाया जा रहा है, तो ज्वाइंट सेशन का सीधा सा मतलब क्या हुआ कि जब वो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा, तो संयुक्त अधिवेशन में, ज्वाइंट सेशन में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य एक साथ बैठेंगे। ठीक है, लोकसभा में सदस्यों की संख्या हो गई 543 और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या हो गई 245। क्लियर, ये सदन की कुल संख्या है। तो ये ध्यान में रखें, जब प्रस्ताव लाया जाता है तो जरूरी नहीं कि जिस दिन संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है लोकसभा के सारे सदस्य आ जाएं या राज्यसभा के सारे सदस्य आ जाएं। जितने लोग सदन में पहुंचे हैं वो ही पूछा गया आपसे, दोनों सदनों में कुल उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का क्या है, सामान्य बहुमत। सामान्य बहुमत का मतलब क्या हुआ, 50% + 1 यानी आधे से एक ज्यादा। तो आपको क्या बताया गया, सदन की कुल संख्या से मतलब नहीं, जितने लोग वहां पे मतदान करने के लिए मौजूद हैं। कई बार क्या होता है कि सदन में कोई प्रस्ताव लाया गया, वहां पे जब प्रस्ताव होता है तो चर्चा होती है, बहस होता है, लेकिन बहस में लोग शामिल होते हैं, लेकिन जैसे मतदान की बात आती है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सदन से वॉकआउट कर जाते हैं, यानी सदन से बाहर चले जाते हैं। तो बाहर जाने वालों को नहीं जोड़ा जाता, जो वहां पे मतदान करने वाले हैं उनका बहुमत देखा जाता है। चलते हैं आगे। पूछा गया भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस लिए आयोजित की जाती है। प्रश्न बहुत ही दिलचस्प है। आपको विकल्प दिया गया है, भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचित करने के लिए, भारत के उपराष्ट्रपति को निर्वाचित करने के लिए, संविधान संशोधन विधेयक को अंगीकार करने के लिए, उस विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। इसका मतलब सही आंसर ये। देखें, अब एक चीज ध्यान रखें मित्रों, जब भी संयुक्त बैठक की बात आई, संयुक्त बैठक की बात आए, कुछ फैक्ट आप अपने दिमाग में रखें हमेशा। एक पहला पॉइंट ये ध्यान में रखें कि संयुक्त बैठक
जब भी बुलाई जाएगी हमेशा इसको राष्ट्रपति बुलाएगा। दूसरी बात ध्यान में रखें, इसकी अध्यक्षता करेगा जो लोकसभा अध्यक्ष है। अब अगली बात क्या है कि संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है, तो ये ध्यान में रखें जैसे कोई साधारण विधेयक सदन में लाया गया, उसको लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा में गिर गया, या राज्यसभा ने पास कर दिया, लोकसभा में गिर गया। इसका मतलब क्या हुआ, उस प्रस्ताव को मानने को लेकर के दोनों सदनों में मतभेद है। क्लियर? जब मतभेद हो जाता है तो उसी मतभेद को दूर करने के लिए संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, वही यहां पे आपसे लिखा गया है। ठीक है, यह ध्यान में रखें, संविधान संशोधन विधेयक हो, धन विधेयक हो, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे धन विधेयक है यानी मनी बिल है। ठीक है, एक संविधान संशोधन विधेयक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है। ठीक है, इन विधेयकों पे कभी भी संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है। संयुक्त बैठक बुलाई जाती है किस पे, जैसे आपका साधारण विधेयक है। तो सही आंसर इसमें आपका क्या होगा, आंसर डी, ऑप्शन डी। अगला सवाल है, संसद के संयुक्त बैठक को कौन एड्रेस करता है? भारत का प्रेसिडेंट एड्रेस करता है, संबोधित करेगा। अगला सवाल है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? ये तो अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा, स्पीकर करेगा। अभी आपको बताया गया था कि जब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है, तो बुलाने का काम भारत का प्रेसिडेंट करेगा, अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा। कब बुलाया जाएगा? जब किसी साधारण विधेयक पे कोई मतभेद हो गया हो। तो आपको एक आध दो फैक्ट बताते चलें। ये अक्सर एक दिवसीय सवाल परीक्षाओं में ये सवाल पूछा जाता, बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है वो। तो कुछ बात संयुक्त अधिवेशन के मामले में ध्यान रखें। संयुक्त अधिवेशन, जो फैक्ट आपको याद रखना है वो ध्यान देते चलें। वो ये है, पहला पॉइंट ये कि लोकसभा अध्यक्ष कौन बुलाए, वो संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाएगा? तो आपका जवाब होगा भारत का राष्ट्रपति, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। दूसरा पॉइंट ये ध्यान में रखें, जब अगर बैठक बुलाई जाएगी तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो सीधे साहब आपका जवाब होगा जो लोकसभा अध्यक्ष है, यानी जो स्पीकर है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि संयुक्त बैठक में होगा क्या, तो ये ध्यान में रखें कि जब संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सदस्य एक साथ एक ही हाल में बुलाए जाते हैं। ठीक है, हाल में बुलाया जाएगा। जिस विधेयक को लेकर के विवाद है, किसके बीच में? लोकसभा और राज्यसभा के बीच में। दोनों सदनों के सदस्यों के बीच में उस प्रस्ताव को एक साथ लाते हैं, उस पर चर्चा करेंगे, बहस करेंगे, और बहस कराने के बाद उसके ऊपर मतदान कराया जाएगा। ठीक है, अब रही बात अगली चीज कि संयुक्त अधिवेशन कब बुलाते हैं, तो ये बात मित्रों ध्यान में रखें, जब किसी भी विधेयक पर, किस विधेयक पर? जैसे मान लें साधारण विधेयक है, वो ऑर्डिनरी बिल है, तो जब किसी साधारण विधेयक पर कोई गतिरोध पैदा हो गया, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया। गतिरोध पैदा होने का मतलब क्या हुआ, इसको आप इस तरह से समझे। कोई साधारण विधेयक लोकसभा में लाया गया, लोकसभा ने उसको पास कर दिया, लेकिन राज्यसभा में गिर गया, यानी राज्यसभा ने उसको पास नहीं किया। या ये भी हो सकता है कि लोकसभा में वो बिल गिर गया हो, लेकिन राज्यसभा ने उसको पास कर दिया हो, ये भी हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई साधारण विधेयक सदन में लाया गया, एक सदन उसको पास कर रहा है, दूसरे सदन में वो गिर जा रहा है, वो पास नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब हुआ दोनों सदनों के बीच में उस विधेयक को लेकर के कोई असहमति है, तो उसी असहमति को दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। भारत में जो ज्वाइंट सिटिंग बुलाई गई है मित्रों, को केवल आज तक केवल 3 बार बुलाई गई है। अब चलते हैं आगे। पूछा गया क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? आपका सीधा जवाब होगा कभी नहीं। अध्यक्षता कौन करेगा? हमने अभी आपको बताया था कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा लोकसभा अध्यक्ष, यानी जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं स्पीकर। अब चलते हैं हम लोग आगे। अगला सवाल आप पूछा गया है, स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है? उसका जवाब मित्रों है ये। कब कब बुलाई गई, आपको सवाल बता देते हैं। पहली बार इसको बुलाया गया था 1961 में, दूसरी बार इसको बुलाया गया था 1977 में, आखिरी बार इसको बुलाया गया था 2002 में। तो कुल कितनी बार हो गया? 3। पहली बार जब बुलाया गया था
तो भारत के प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और वो जो विषय था वो था दहेज निषेध विधेयक। जो डाउरी ली जाती है उसी को रोकने से संबंधित था ये। 1977 में जो बुलाया गया था ये था बैंकिंग सेवा आयोग से संबंधित था ये। बैंकिंग सेवा आयोग निरसन विधेयक, निरसन विधेयक, इसके ऊपर बुलाया गया था। ठीक है, 1977 में। 2002 में जो बुलाया गया था ये पोटा के ऊपर बुलाया गया था। पोटा, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट, ठीक है, बहुत ही चर्चित कानून था, तो उसके ऊपर बुलाया गया था। और 2002 में भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे वो अटल जी हुआ करते थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी। क्लियर? तो ये तीन है, तीन ही बार अपने यहाँ ज्वाइंट सिटिंग बुलाई गई है। अब चलते हैं आगे। आपका अगला सवाल है, यदि किसी सामान्य विधेयक पर या साधारण विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा में गतिरोध हो जाता है तो उसका समाधान कौन करेगा? तो सीधा सा आपको जवाब आपको क्या बताया गया था अभी? संयुक्त संसद का संयुक्त सत्र। क्लियर? और संयुक्त सत्र के विषय में या संयुक्त अधिवेशन के विषय में अभी आपको डिटेल दिया गया था कि इसको बुलाएगा प्रेसिडेंट, अध्यक्षता करेगा लोकसभा, जो लोकसभा का जो अध्यक्ष है। इसका मतलब सही आंसर हुआ आपका सी। चलते हैं अगले सवाल पे। पूछा गया संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर या एक साथ बैठने पर क्या होता है? तो जरा देखें क्या पूछा गया। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव, गलत है। संविधान संशोधन बिल को, ये दिल लिख दिया गया है, इसको सही कर दें मित्रों, ये बिल है। संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकार करना, ये भी गलत है। हमने अभी आपको बताया था कि संविधान संशोधन विधेयक पे कोई भी संयुक्त बैठक कभी नहीं बुलाई जाती है। फिर पूछा गया एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत ना हो उस पर विचार करना और पास कराना, यही इसका सही आंसर है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव, ये भी गलत है। इसका मतलब सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? आपको पहले से ऑप्शन बता दिया गया। इसका एक लाइन का सीधा सा जवाब क्या हुआ कि लोकसभा और राज्यसभा में जब किसी विषय पर या जब किसी विधेयक पर कानून बनाने को लेकर के कोई मतभेद पैदा हो गया हो तो ऐसी स्थिति में ही संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। मतभेद पैदा होने का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो कोई साधारण विधेयक सदन में लाया गया है, उस साधारण विधेयक को पता लगा लोकसभा पास कर दे रही है लेकिन राज्यसभा में गिर जा रहा है, या राज्यसभा पास कर दे रही है लोकसभा में गिर जा रहा है, तब उस विधेयक को जब कभी पास कराने के लिए सरकार जरूरी समझती है तो ऐसी स्थिति में ही संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। ये ध्यान में रखिएगा मित्रों, संयुक्त बैठक सरकार को, यानी जो सत्ता पक्ष में जो लोग हैं उनको कानून बनाने का एक विशेषाधिकार है, एक प्रिविलेज है, और उस विशेषाधिकार का इस्तेमाल सरकारें बहुत ही विषम परिस्थिति में करती हैं। साधारण विषयों पे या यूं कह लें जो बहुत गंभीर विषय नहीं होते हैं उनके ऊपर संयुक्त बैठक बुलाने की इजाजत हमारा संविधान नहीं देता है। अब आप इसको इस तरीके से समझें, जैसे मान लें राष्ट्रहित से जुड़ा हुआ कोई बहुत ही जरूरी विषय है, अति आवश्यक विषय, आवश्यक नहीं अति आवश्यक विषय है, लेकिन पता लगा विपक्ष का सहयोग न मिल पाने के कारण या उच्च सदन में उसको पर्याप्त बहुमत नहीं मिला है, इस कारण से अगर वो जरूरी विषय जिस पर कानून बनाना तत्काल बहुत जरूरी है और वो सदन से पास नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में संविधान सरकारों को, ये सत्तारूढ़ सरकारों को ये इजाजत देता है कि उस जरूरी विषय पर या यूं कह लें उस अति आवश्यक विषय पे वो संयुक्त बैठक बुला के कानून पास करा ले या कानून बनवा दे। ये कह लें एक तरीके से वो ब्रह्मास्त्र है जिसका इस्तेमाल हमेशा नहीं किया जाता है। चलते हैं आगे। पूछा गया साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो कौन बुलाएगा? भारत का राष्ट्रपति बुलाएगा। अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। सही आंसर इसका मतलब क्या हुआ? ए हुआ। अगले सवाल पे चलते हैं। पूछा गया संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। क्या पूछा जा रहा है? भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित कराने के लिए,
एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित कराने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सही आंसर क्या होगा? केवल 4। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन सही है, आप वहां पे निशान लगाएंगे। चलते हैं आगे। पूछा गया भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो उसका सीधा सा जवाब बच्चों क्या होगा? साधारण विधेयक से। ये ध्यान में रखें, संविधान संशोधन वगैरह के लिए या इन चीजों के लिए कभी भी संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है। संयुक्त बैठक के विषय में हमने आपको पहले से ही बताया कि संयुक्त बैठक जो बुलाई जा रही है, संयुक्त बैठक बहुत ही अति आवश्यक विषय में, अगर मान लीजिए कोई ऐसा विषय हो जो कि राष्ट्रहित से जुड़ा हुआ मामला हो और उस विषय पे अगर कोई कानून बनाने की जरूरत पड़ गई हो, अति आवश्यक विषय हो, तो संविधान ये कहता है कि सत्तारूढ़ सरकार यानी जिसको सदन में मेजॉरिटी मिली हुई है, निम्न सदन में मेजॉरिटी मिली हुई है, वो संयुक्त अधिवेशन बुला के उस जरूरी विषय पे कानून बना सकता है। तो सही आंसर होगा सी। चलते हैं आगे। संसद के दो क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है? तो उसका जवाब क्या होगा? 6 महीना। इसका मतलब क्या हुआ कि अपने यहाँ जो 3 सत्र बुलाए जा रहे हैं, जिसका हमने आपसे जिक्र किया था, जो तीनों सेशन बुलाए जा रहे हैं, तो हमने आपको बताया था आपका चलेगा बजट सत्र, आपका चलेगा मानसून सत्र, आपका चलेगा विंटर सेशन यानी शीतकालीन सत्र। तो एक सत्र जिस डेट में समाप्त होगा और दूसरा सत्र जिस डेट में शुरू होगा, उसके बीच में 6 माह से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, ऐसा हमारा संविधान कहता है। तो सही आंसर होगा आपका 6 माह। चलते आगे। संसद के कितने सत्र होते हैं? तो हमने आपको पहले से बताया, बजट सत्र भी होता है, मानसून सत्र भी होता है, शीतकालीन सत्र भी होता है। इसका मतलब सही आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ दीज, तीनों सत्र चलता है। ठीक है, तीनों सत्र क्या है? जैसे बजट सत्र क्या है? फरवरी में शुरू होगा, मानसून सत्र जुलाई में शुरू होता है, जो शीतकालीन सत्र है आपका लगभग नवंबर के महीने में शुरू होता है। चलते हैं आगे। पूछा गया भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। बहुत ही खूबसूरत सवाल है मित्रों। किससे प्रतिबंधित है? न्यायिक पुनर्विलोकन से, जुडिशियल रिव्यू से। अब आप जरा सोचिए इस सवाल का मतलब क्या है। चलिए थोड़ा सा सोच लें, क्या पूछा जा रहा है? संसद की संप्रभुता, सॉवरेनिटी। संसद का काम क्या है? कानून बनाना। संसद क्या है? हमारी विधायिका है, लेजिस्लेचर है, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाती है। विधायिका का मतलब क्या हुआ? राज्य व्यवस्था का वह अंग जो विधि निर्माण करती है, पॉलिसी मेकिंग करती है या विधायन करती है, यानी लेजिस्लेशन, या आसान भाषा में कहें कानून बनाती है। अब इसका मतलब क्या हुआ? कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। ठीक है, यानी कानून बनाना संसद की का वो है, सर्वोच्च कृत्य है, सर्वोच्च कार्य है। लेकिन कहा जा रहा है कि संसद की जो कानून बनाने की जो सीमा है, तो क्या कानून बनाने की सीमा असीमित है, अनलिमिटेड है? यानी कोई भी मनमाना कानून बनाया जा सकता है? नहीं, वो सीमित है। सीमित कौन कर देता है? भारत का संविधान करता है। क्लियर? संविधान की सुरक्षा कौन करता है? अपने यहां अदालत करती है, यानी कोर्ट करती है। तो कोर्ट में कौन सी कोर्ट करती है? तो सुप्रीम कोर्ट करती है। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट भी करती है, हाई कोर्ट भी करती है। किसके द्वारा करती है? तो उसका जवाब क्या है? न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन। और न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब क्या होता है कि अगर मान लें संसद ने कोई कानून बनाया है और वो कानून संविधान का वायलेशन करता है, संविधान का उल्लंघन करता है, संविधान का अतिक्रमण करता है, तो ऐसे किसी भी कानून को रद्द करने की शक्ति या उसको निरस्त करने की शक्ति किसके पास होती है? न्यायपालिका के पास होती है। ये जो आपने न्यायिक समीक्षा लिखी है, जुडिशियल रिव्यू, ये शक्ति अदालतों के पास होती है। और अदालतों में भी किसके पास? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास होती है। तो इसका सही आंसर होगा न्यायिक समीक्षा। चलते अगले सवाल पे। पूछा गया संसद को भंग करने के लिए, संसद को भंग करने यानी उसको विघटित करने या उसको डिजॉल्व करने की शक्ति किसके पास होती है? तो होती है भारत के राष्ट्रपति के पास। हम आपको बताए थे, मित्रों ने ध्यान रखें कि जब हम लोग कभी भी विधायिका के विषय में पढ़ते हैं
तो विधायिका क्या है? कानून बनाने वाली एक संस्था है। ठीक है, तो अपने यहाँ कानून कौन बना रहा है? संसद बनाती है। संसद के कितने अंग होते हैं? तो आप क्या बताते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं वो हमने आपको बताया था। भारत का राष्ट्रपति होगा, प्रेसिडेंट कौन होगा, आगे लोकसभा कौन होगा, आगे राज्यसभा। ठीक है, यानी तीनों मिलके संसद का निर्माण करते हैं। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? संसद को भंग करने का काम कौन करेगा? तो ये ध्यान में रखें, जब विधायिका कानून बनाएगी तो कानून बनाने की प्रक्रिया में कानून बनाने का जो प्रस्ताव है वो प्रस्ताव कहां पे लाया जाएगा? लोकसभा और राज्यसभा में। लेकिन इस प्रस्ताव को लाने के लिए संसद का सत्र चलना जरूरी है। तो संसद का सत्र कौन बुलाएगा? भारत का राष्ट्रपति बुलाएगा। क्यों? इसलिए कि संसद का सर्वे सर्वा हो। ठीक है, तो होता क्या है कि जब राष्ट्रपति सत्र बुलाता, यानी जो पूछा गया ना कि कौन सा सक्षम है संसद को भंग, तो संसद में सत्र को बुलाने का काम भी प्रेसिडेंट करता है, और संसद में अगर सत्र शुरू हो गया है तो उसको समाप्त करने का भी काम वही करता है, जिसके लिए हम लोग 2 शब्द इस्तेमाल करते हैं। एक, उसको कहा जाता है सत्र को आहूत करना। सत्र को आहूत करना, आहूत मतलब बुलाना। ठीक, यानी एक बार अगर संसद का सत्र बुला दिया गया है तो सत्र को समाप्त भी करेंगे। सत्र को समाप्त करना। ठीक, तो सत्र के समाप्त करने को क्या कहा जाता है? सत्रावसान, एंड ऑफ सेशन। ये शब्द है, टर्मिनोलॉजी, एक शब्दावली है। संसद को आहूत करना यानी संसद में सत्र को बुलाना है। तो यहां पे क्या पूछा जा रहा है कि संसद को भंग करने का काम कौन करेगा? तो भारत का राष्ट्रपति करेगा। ठीक, यहां एक चीज जरूर ध्यान में रखिएगा मित्रों कि यहां पे जब कभी भंग करने वाली बात आए तो जो राज्यसभा होती है वो राज्यसभा एक स्थायी सदन है। स्थायी सदन कभी भंग नहीं होता। तो भंग कौन होगा? लोकसभा होगी। तो इसमें जो सवाल पूछा जा रहा है वो ध्यान में रखें कि अगर उसको डिसॉल्व करने की बात आ रही तो केवल उसको प्रेसिडेंट करेगा। चलते हैं आगे। संसद का निम्न सदन और उच्च सदन कौन है? निम्न सदन कौन है? लोकसभा। उच्च सदन कौन है? राज्यसभा। इसका मतलब क्या हुआ कि लोकसभा और राज्यसभा। ठीक, इन्हीं दोनों से मिलकर संसद बनती है। अगला सवाल आपसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? लोकसभा भारतीय जनता का प्रतिनिधि सभा है, राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। उपरोक्त सभी, इसका मतलब वाला आप दे, सबके सब सत्य है। क्या लिखा गया? लोकसभा भारतीय जनता का प्रतिनिधि सभा है। भारत की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य ही लोकसभा में जाते हैं। पूछा गया है राज्यसभा एक उच्च सदन है, ये बिल्कुल सही, अपर हाउस है वो, जिसको कि कभी भी भंग या विघटित नहीं किया जा सकता। ये एक स्थायी सदन होता है। और राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। इसका मतलब 38 में डी ऑप्शन सही है। आगे पूछा गया निम्नलिखित कथनों में से कौन असत्य है? लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है। पूछा जा रहा है कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? तो लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है, राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है। मित्रों, जो ये लिखा गया है अस्थायी सदन है, यही लाइन गलत है। हमने अभी आज से थोड़ी देर पहले कहा था कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, एक परमानेंट हाउस है। इस लाइन का मतलब क्या है? एक ऐसा सदन है जिसको कभी भी भंग या विघटित नहीं किया जा सकता है। इसीलिए क्या है? ये एक स्थायी सदन है, अस्थायी सदन नहीं। इसका मतलब सही आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन सी। चलते हैं आगे। पूछा गया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनी होगी? तो इस सवाल का जवाब होगा अनुच्छेद 79। इसका मतलब हुआ आपका बी ऑप्शन सही होगा, जिसमें क्या बताया गया कि संसद होगी और संसद में राष्ट्रपति के साथ साथ दोनों सदन शामिल होंगे। चलते हैं आगे। आपका अगला सवाल है भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो संसद के 3 अंग होते हैं। वो तीनों अंग कौन कौन से हैं? तो आपको बताया गया था राष्ट्रपति 1,
दूसरा राज्यसभा, तीसरा लोकसभा। यानी संसद के 3 अंग होते हैं। इन तीनों अंगों से संसद का निर्माण होता है। लेकिन अगर आपसे मान लीजिए सवाल ये पूछ लिया जाए कि संसद नहीं, राज्य विधानमंडल के कितने अंग होते हैं, यानी स्टेट लेजिस्लेचर के कितने अंग होते हैं, तो यहां पे भी बताइएगा। इसके भी 3 अंग होते हैं। कौन कौन होगा? यहां पे राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल बैठ जाएगा, यानी जो राज्य का गवर्नर है। यहां पे जो उच्च सदन होगा, राज्य विधान परिषद होगी, राज्य विधान परिषद यानी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। इन्हीं के सदस्यों को हम लोग कहते हैं MLC। तीसरा कौन होगा? राज्य विधानसभा यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य विधान सभाएं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इनके सदस्यों को हम लोग कहते हैं MLA यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो सही आंसर आपका हो गया ऑप्शन बी। अगले सवाल पे चलते हैं। पूछा गया संसद का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? ये लिखा गया, देखिए संसद के 3 अंग होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, यही तीनों लोग मिलके क्या बनाते हैं? संसद बनाते हैं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे आपका सवाल आ गया है, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? शब्दों पे ध्यान दें, संसद का अनन्य भाग नहीं है। संसद में 3 लोग शामिल होते हैं, हमने अभी आपको बताया। तो इसमें कौन शामिल नहीं है? भारत का उपराष्ट्रपति। इसका मतलब सही आंसर क्या होगा? बी। बाकी संसद के अंग में आते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। पूछा गया निम्न में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार देता है, प्रिविलेज दिया जाता है? तो ये ध्यान में रखें बच्चों, इसका जो सही आंसर है वो अनुच्छेद है 105। अब थोड़ा सा आपको डिटेल देते चलें। देखें, जो विशेषाधिकार का जो ये प्रावधान है, ये ब्रिटेन की संसद से लिया गया है। यानी भारत के संविधान में ब्रिटेन की संसद से, या यूं कह लें ब्रिटेन के संविधान से ये हिस्सा लिया गया है। विशेषाधिकार कहां से लिए? ब्रिटेन के संविधान से। एक बात ध्यान रखें, दूसरी बात ध्यान में रखें, ये जो विशेषाधिकार हैं, ये संसद के जो सदस्य हैं यानी सांसद, उनको भी मिले होते हैं, और जो विधानसभाओं के जो सदस्य होते हैं, जिनको हम लोग कई बार विधायक कहते हैं, यानी MLA और MLC, उनको भी मिले होते हैं। ठीक, 2 बात। तीसरी बात ये ध्यान में रखें कि ये जो विशेषाधिकार मिला हुआ है इन सदन के सदस्यों को, ये जो विशेषाधिकार है, ये विशेषाधिकार ये सदन के सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से भी मिलता है, यानी इंडिविजुअली, और इनको सामूहिक रूप से भी मिलता है। सामूहिक रूप से मतलब इनको सामूहिक रूप से कहां पे मिलेगा? सदन के अंदर। ठीक है, और व्यक्तिगत रूप से भी क्या मिला हुआ है कि कोई भी सदन का सदस्य सदन के अंदर, ये ध्यान में रखें, ये जितने भी विशेषाधिकार हैं, ये सारे विशेषाधिकार ये सदन के सदस्यों को व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों से मिलता है। लगभग ये विशेषाधिकारों की अगर आप संख्या जोड़ेंगे तो लगभग 8 विशेषाधिकार आते हैं। अब वो विशेषाधिकार है क्या? जैसे सदन में बोलने का अधिकार है, कोई भी चीज बिना डरे हुए बोलिए। संसद में दिया गया या सदन में दिया गया कोई भी बयान या किसी भी बयान को ध्यान में रख के उस सदन के सदस्य को किसी भी कोर्ट के द्वारा मानहानि के लिए उसके खिलाफ मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। ये उसका विशेषाधिकार है। एक मतलब क्या हुआ? आप संसद के सदस्य हैं या आप सदन के सदस्य हैं, सदन में कोई बयान दिए, उस बयान को देने के बाद किसी भी कोर्ट की यह हिम्मत नहीं है कि आपके खिलाफ अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कोई कार्यवाही कर दे, यानी मानहानि नहीं चल सकता आपके अंदर। शर्त यह है कि बयान सदन में दिया गया हो, किसी भी तरीके का बयान हो। एक पॉइंट। दूसरा बात ध्यान में रखें, जब आपका जो सत्र चलता है, जैसे हमने आपसे कहा था कि सत्र 3 चलते हैं, तो जब सत्र चलता है तो सत्र शुरू होने के 40 दिन पहले, कितने? 40 दिन पहले, यानी सत्र शुरू होने के 40 दिन पहले, सत्र चलने के दौरान और सत्र समाप्त हो जाने के 40 दिन बाद तक सदन के सदस्यों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, अरेस्ट नहीं किया जा सकता। शर्त यह है कि वो मामला दीवानी मामला होना चाहिए, फौजदारी मामला नहीं। यानी दीवानी मामलों में, सिविल मामलों में इनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। कब?
अगर सत्र शुरू हो चुका है तो सत्र के शुरू होने के 40 दिन पहले और सत्र समाप्त हो जाने के 40 दिन बाद तक। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी विशेषाधिकार है। तो दो हुआ, सदन में बोलने का अधिकार, एक गिरफ्तार न करने का अधिकार, दो संसद जो है वो कानून बना सकती, विशेष कानून बनाती है तो उसका जो नियम बनाने का अधिकार है वो। इसी तरीके से उनके लगभग 8 विशेषाधिकार हैं। इनका जिक्र अनुच्छेद 105 में किया गया है। आगे चलते हैं। पूछा गया भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार निम्न में से किसे या किन्हें भारत की संसद के एक भाग के रूप में वर्णित किया गया है। तो आपका अनुच्छेद क्या है, लोकसभा भी संसद का हिस्सा है, राज्यसभा भी है, भारत का प्रेसिडेंट भी है। इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन डी यानी 1, 2, 3 सबके सब ऑप्शन सही है। चलते अगले सवाल पे। पूछा गया संसद का स्थायी सदन है बच्चों राज्यसभा है, ये एक स्थायी सदन है। अब आप सोच रहे होंगे स्थायी सदन का मतलब क्या हुआ। स्थायी सदन का मतलब होता है वह सदन जिसको कभी भी विघटित नहीं किया जा सकता है, डिजॉल्व नहीं किया जा सकता, या ये कह सकते हैं कि इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। ठीक, या आप ये भी कह सकते हैं कि जो स्थायी सदन होता है ये कभी भी समाप्त भी नहीं किया जा सकता, जैसे राज्यसभा कभी समाप्त नहीं की जा सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, संसद का स्थायी सदन कौन हुआ, राज्यसभा है। लोकसभा आप जानते हैं कि जरूरत पड़ने पे भंग कर दी जाती है। चलते हैं अगले सवाल पे। पूछा गया संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है, पॉपुलर, ये ध्यान में रखें, लोकसभा है। क्यों है, यहां पर यह मान के चला जाता है मित्रों कि लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन इसलिए है कि जनता के बीच में जो लोग चुनाव लड़ने के लिए आएंगे वो जनता के बीच में काफी लोकप्रिय होंगे, और जब लोकप्रिय होंगे तो कैसे होंगे, अपने काम की वजह से लोकप्रिय होंगे, तब वो चुनाव जीत के जाएंगे, इसीलिए उसको लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। आगे पूछा गया 48 संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है, तो वो है आपका लोकसभा। यानी लोकसभा को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है क्योंकि ये जनता के द्वारा चुने गए प्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधि होते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन होता है, इनके चुनाव में हम सीधे मतदान करते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। भारतीय संसद के कितने सदन है, 2 सदन है, कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा क्या है, निम्न सदन है यानी लोअर हाउस है। राज्यसभा क्या है, उच्च सदन है यानी अपर हाउस है। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या होगा, बी। अब आगे चलते हैं हम लोग अगले सवाल पे। पूछा गया कि भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है। संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जानते हैं हम लोग, संसद। व्यवस्थापिका का मतलब क्या हुआ, विधायिका यानी कानून बनाने वाली संस्था, लेजिस्लेचर। ठीक है, तो चाहे आप उसको विधायिका कहें चाहे व्यवस्थापिका कहें, अंग्रेजी में आप केवल एक लाइन में क्या बोलते हैं कि लेजिस्लेचर है। विधायिका का काम क्या है, आप इसको इस तरीके से करते हैं, कह सकते हैं कि विधायिका का काम है विधि निर्माण करना, पॉलिसी मेकिंग। ठीक, इसका काम, इसी को क्या कह सकते हैं दूसरे तरीके से, विधायन करना, लेजिस्लेशन करना। ठीक, बहुत ही आसान भाषा में या काम चलाऊ भाषा में आप क्या कह सकते हैं, कानून बनाना, किसी विषय पर कानून बनाना। ये तीनों बातें एक ही हैं। ठीक है, और ये काम कौन कर रहा है, भारत की संसद करती है। तो मित्रों आज जो सवाल था, डिस्कशन था, वो हमारे पार्लियामेंट के ऊपर था। उम्मीद करते हैं यह सेशन आपके लिए काफी फायदेमंद होगा, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग और भी सवालों के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने आपको पहले से भी बताया था कि सीरीज में हम आपके साथ लगभग 2500 से ज़्यादा सवाल डिस्कस करेंगे, और ये सारे सवाल आपकी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए एकदम रामबाण है। आप अगर चाहें तो आप इसका रिवीजन करके आप इसको देख सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय।